Assalamu alaikum. I'm Sumaira Imran and before you I'm here with a new lecture. और बच्चे आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है a new fiction that is poetry. पेपर पैटर्न में आपको बताया जा चुका है कि बेटे पोइट्री से आपको दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1 आरटीसी का क्या मतलब है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और ये 5 मार्क्स का होता है। नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है क्वेश्चन आपका, और ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में 10 मार्क्स के, उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ का, प्ले का, पोइट्री के सारी स्टेटमेंट होती हैं जो कि सिनोनिम्स की फॉर्म में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये एनीवेज ये सिर्फ आपको रिकॉल करवाने का साथ साथ मतलब ये होता है हर लेक्चर में तकरीबन मैं ये प्रीवियस पॉइंट्स रिकॉल करवाती हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हों, साथ साथ आपको पता चले कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो कितने मार्क्स का है और उसको किस तरह से आपने तैयार करना है। बुक 3 अपनी खोल लीजिए और बुक 3 की जो फर्स्ट पोएम है वो है द रेन। सबसे पहले मैं पोएम रीड आउट करती हूँ ताकि आप लोग तब तक ज़रा तैयार हो जाएं। व्हाट इज़ दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रेन। I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near, and when the sun comes out, after this rain shall stop. A wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. बहुत एक छोटी सी पोएम है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोइट ने अपने एक्सप्रेशन का इजहार किया है क्लोज टू नेचर। पोएम में व्हाट द पोइट सेज, दैट इज पोइट का फर्स्ट ऑफ ऑल नेम आपको बताते हैं। द रेन लिखी है WH। पोएम आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पोएम लिखी है WH डेविस ने। ठीक है, चूँकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है पोइट के बारे में, इस वजह से हम उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते हैं। पोएम लिखी है WH डेविस ने और पोएम जो है उसको किस मौजू पे है? बारिश के मौजू पे है। बारिश के मौजू पे वो आपसे बहुत लाइट वे में कम्युनिकेट करता है। जैसे वो कहता है कि जब बारिश होती है तो ये हर चीज़ पे बरसती है। उसके लिए उसने आपको एक इमेजिनरी आपको स्केच दिया है। सपोज ही सेज कि जैसे दिस इज अ ट्रेन, तो वो कहता है कि जब बारिश होती है तो वी कैन सपोज कि ये बहुत से लीव्स है, आपको पता है कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो आपको वो एग्जाम्पलीफाई करने के लिए कहता है कि जब बारिश होती है तो वो डायरेक्ट सबसे पहले ऊपर वाले पत्तों के ऊपर आती है। ऊपर वाले पत्ते जब जी भर के बारिश का पानी पी लेते हैं तो फिर वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप किन पत्तों को देते हैं? नीचे वाले पत्तों को। उसका कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले जो पत्ते हैं सबसे पहले वो अपनी प्यास बुझाते हैं बारिश से, और उसके बाद नीचे वाले पत्तों को अपनी प्यास बुझाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसको हम जस्टिफिकेशन जब मैं आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन करवाती हूँ तो साथ साथ हम करते हैं कि सिंबॉलिकली एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू से। लेकिन अगर हम सिर्फ पोएम को गो थ्रू करें सिंपली तो ये आता है कि बारिश जब होती है तो वो इक्वली बरसती है, हर चीज़ पे बरसती है, लेकिन दरख्तों को साथ ही वो एग्जाम्पलीफाई करके कहता है कि जब एक दरख्त पे बरसती है तो सबसे पहले ऊपर वाले पत्तों को सैराब करती है, वो अपनी प्यास को बुझाते हैं और फिर ये नीचे वाले पत्तों तक जाती है। अच्छा, आरटीसी जो है वो आप कैसे लिखेंगे? मसलन आपको एक स्टैंजा आता है पोएम का, जैसे अभी मैंने पहला स्टैंजा पढ़ा, उसमें सबसे पहले आप रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन उसकी लिखनी है और ये टोटल होगी आपकी 5 मार्क्स की। ठीक हो गया?
मसलन रेफरेंस में क्या लिखोगे, रेफरेंस में आप लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, दीज लाइन्स, बहुत सिंपल अंदाज में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए ग्रामेटिकली, प्लीज़ डोंट ट्राई टू क्रैम दैट, क्योंकि कितनी भी बच्चों क्रैमिंग करोगे, कितनी आप आखिर अपने अंदर चीज़ों को याद करके समझ सकते हो। लिहाजा दिस इज़ मच बेटर टू यू फॉर यू कि आप अपने आप को ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग करें और कोशिश करें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना दें, लेकिन ग्रामेटिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कम अज़ कम ये छोटी छोटी चीज़ें याद करने से बच जाएँ। हम रेफरेंस कैसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस। आपका रेफरेंस मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे उर्दू में आप सियाको सबाक करते हो, इसी तरह से पोइट्री में कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो लाइंस आपको दी गई हैं उनसे पीछे वाली लाइंस क्या थी, उनसे कनेक्ट करें। जब बच्चे आप प्रोज में यानी नसर में कर रहे होते हो तो वहाँ से आप सियाको सबाक में आपको बहुत मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है एग्जैक्ट उससे पीछे क्या था। पोइट्री में थोड़ा सा आप एग्जामिनेशन वाइज सेफ ये हो जाते हो क्योंकि चूँकि पूरी नज़म में एक ही आइडिया प्रिवेल किया गया होता है, इस वजह से आप अगर ख़ुद लिखने के काबिल नहीं हैं, क्रिएटिव राइटिंग करने के काबिल नहीं हैं, तो आप एक मैसेज अगर लर्न कर लेते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट लर्न कर लेते हैं, तो वो होपफुली सिवाय चंद एक पोएम्स को छोड़ के आप हर पोएम में तकरीबन उसी कॉन्टेक्स्ट को पूरी पोएम में एक ही कॉन्टेक्स्ट को चला सकते हैं। हाँ, चंद एक पोएम्स हैं जैसे ओज़मैंडियस आगे आएगी या कुछ और पोएम्स हैं जो कि पूरा कोई किस्सा बयान हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जनरल आइडिया प्रिवेल किया जा रहा है तो एक ही कॉन्टेक्स्ट आपके लिए याद करना वहाँ पे काफ़ी होगा। फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ जब हम आते हैं, एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या होता है कि जो आपको गिवन लाइंस होती हैं आपके पास, पहले आप उन लाइंस को सिंप्लीफाई करते हो, सिंपल लाइंस में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना के लिखते हो, और जब वो सिंप्लीफाई हो जाएं उसके बाद आप उसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन देते हो, यानी जो सिंबॉलिक या इलामती मतलब उसमें बताए गए हैं आप वो मेंशन कर देते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ ज़रा मेरे साथ पोएम पढ़े, मैं आपको बताती हूँ हाउ टू डू दैट। सपोज आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। यहाँ पे बेटे लफ्ज़ यूज़ हुआ है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, तो डायरेक्ट पोइट जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, फर्स्ट पर्सन से बात शुरू करता है, यानी ज़ाती तौर पे वो क्या उसने किया, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैंने क्या किया, पत्तों को आई हियर लीव्स, पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुना। बच्चों, पानी पीते हुए कुछ हम सुन सकते हैं? यस, ऑब्वियसली अगर आप खुद पानी पी रहे हैं तो आप देखिएगा देयर इज़ अ टाइप ऑफ साउंड। इसी तरह से जब पत्तों पे बारिश पड़ती है तो इट इज़ अ टाइप ऑफ साउंड जिसको आप इंजॉय भी समटाइम्स करते हैं। ठीक है, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैंने पत्तों पर बारिश पड़ने की आवाज़ को सुना, पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए आवाज़ को सुना। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, रिच लीव्स किसको उसने कहा है, जो ऊपर लीव्स हैं उसने कहा आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, यानी कि जो घने पत्ते थे मैंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने पानी पिया, फिर उसके बाद गिविंग द पुअर बीनीथ, फिर उन्होंने उन पत्तों ने कतरा कतरा करके, बीनीथ का क्या मतलब है, डाउन, नीचे, हाँ, नीचे वाले पत्तों को एक एक ड्रॉप करके दिया, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, फिर वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स की तरफ आता है, वो कहता है टिस मीन दिस इज़ अ वेरी स्वीट नॉइज, वेरी मेलोडियस साउंड्स दीज आर टू हियर, मुझे बहुत मज़ा आया उन्हें सुनने का, बहुत मीठी सी आवाज़ थी। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, जो कि करीब ही ये ग्रीन लीव्स जो हैं वो पानी पी रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम दोबारा से मैं बोल देती हूँ, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच, रिच
का मतलब क्या होगा? अ प्लेंटी ऑफ, बहुत से, या डेंस हम कह सकते हैं, या थिक, घने थे। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर, जो गरीब पत्ते थे, जो नीचे वाले थिन पत्ते थे बेचारे, उनको बीनीथ, डाउन, नीचे, वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके पानी दे रहे थे। टिस मीन दिस, अ स्वीट मीन मेलोडियस नॉइस, टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। अच्छा, पोइट, अब इसको हम सिंप्लीफाई बच्चों करते हैं। In these lines, the poet says that जब आपने करना है तो फर्स्ट पर्सन को आपने किस में कन्वर्ट करना है? Yes, good, थर्ड पर्सन में। In these lines, the poet says that he hears, ठीक है, I hear को किस में चेंज कर देंगे? He में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में चेंज कर देंगे। That he hears the sound of rain, the sound of raindrops. These raindrops are falling on the leaves, ठीक है। Firstly, these raindrops fall on the upper leaf and then these drops fall on the lower leaves, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आई फील दैट दिस साउंड इज़ वेरी मेलोडियस, वेरी स्वीट, वेरी गुड टू हियर, एंड I enjoy this very much, and I also enjoy the scene of rain. अच्छा, उसके बाद हम उसके इलामती मीनिंग में चले जाते हैं। इलामती सिंबॉलिक मीनिंग जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि पोइट जो है वो नेचर को कैसे स्टैंड फॉर करता है। वो नेचर के बारे में ये यकीन रखता है कि नेचर इज़ इक्वल टू ऑल, नेचर का ट्रीटमेंट इक्वल होता है। जैसे बच्चे, बारिश जब बरसती है तो वो सबके लिए बरसती है, जब फ्लड आता है तो वो सबके लिए आता है, जब समर्स आते हैं, विंटर्स आते हैं, दैट नेवर हैपन्स कि ये पुअर के लिए कुछ अलग से मौसम आए, रिच के लिए कुछ अलग से मौसम आए, इट इज़ फॉर ऑल। लेकिन जब वो चीज़ अल्लाह ताला की रहमत जो है वो ज़मीन पे आ जाती है तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जैसे पूरी सोसाइटी को हम लोगों ने कैटेगराइज किया होता है द रिच एंड द पुअर में, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। तो जैसे सोसाइटी में एक कॉमन एग्जांपल ये होती है कि कोई भी चीज़, कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी नेमत जो है उसको रिच सबसे पहले इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद वो पुअर को इंजॉय करने के लिए मिलती है। तो इसी तरह से बारिश का पानी, उसने जो रिच लीव्स हैं, जो ऊपर वाले पत्ते हैं, उनको सिंबलाइज किया है रिच पीपल से, और जो नीचे वाले थिन पत्ते हैं उनको सिंबलाइज किया है पुअर पीपल से। तो क्या वो एग्जाम्पलीफाई करता है कि जब बारिश बरसती है तो वो पहले रिच को इनरिच करती है और फिर पुअर की तरफ आती है, और रिच जो है वो अच्छी तरह से उसको एंजॉय करने के बाद ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप का क्या मतलब है कि जो कुछ बचा खुचा है, जो रिमेनिंग्स हैं, जो रेजिड्यूज़ हैं, ठीक है, वो सिर्फ मिलते हैं गरीबों को, बाकी हर अच्छी चीज़ को वो एंजॉय करते हैं। दैट इज़ जस्ट अ सिंबॉलिक मीनिंग। हम, यानी मैं दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ कि हम इसको दो में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले नेचर इज़ इक्वल टू ऑल, और सेकंड सिंबॉलिक मीनिंग क्या बनता है कि वट एवर द ब्लेसिंग वी मे यूज़ इन द वर्ल्ड, इन आवर लाइफ, दैट इज़ द रूल ऑफ द सोसाइटी, दैट इट इज़ इंजॉयड फर्स्टली बाय द रिच एंड देन बाय द पुअर। ग्रामेटिकली मैं आपको बताती चलूं कि रिच और पुअर के साथ कभी भी बेटे एस नहीं लगाते। मसलन अगर आपने ये रिच है, ही इज़ अ रिच मैन, ठीक है, दे आर रिच पीपल। इसी तरह से पुअर, दे आर पुअर्स, नो दे आर पुअर, दे आर रिच, कभी भी एस नहीं इसके साथ लगाना। इसी तरह से अगर रिच जो है पूरी अपनी क्लास को स्टैंड फॉर कर रहा है, पूरे तबके को की नुमाइंदगी कर रहा है, तो हम लगा देंगे द रिच, द पुअर। द रिच शुड नॉट लेट डाउन द पुअर। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. ठीक है। In the second stanza, what he says, and when the sun comes out, जब सूरज निकलेगा, after this rain shall stop, तो सूरज निकलते ही क्या होगा, बारिश बंद हो जाएगी। A wondrous, wondrous कहते हैं a bright, a shining, एक हैरान कर देने वाली, luminous, dazzling,
जो आपको हैरान कर देती है, आपकी आंखों को खीरा कर देती है। अ वंडरस लाइट विल फिल, हैरान कुन हद तक चमकदार रोशनी भर देगी किसको? ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर डार्क यानी गहरे बेनूर गोल कतरे को भर देगी। किससे भर देगी? ऑब्वियसली रोशनी से भर देगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, ये जो होप है ना बेटे, इसको ज़रा सर्कल कर लीजिए। आई होप you know that is very much important in your life. When there is the night, you hope that inshallah there must be the morning with new lights, with the new rays of hope. तो आप जो भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसमें अब बेहतरी के लिए यू मस्ट से आई होप। इसी तरह से बारिश हो रही है, हर तरफ पानी ही पानी है। आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो आपके रूटीन के काम सब रुक जाते हैं। तो यू कैन होप कि इन द नेक्स्ट डे देयर विल बी ब्राइटनेस और आप दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ की तरफ आ जाएंगे। अगरचे रेनी डेज़ को एंजॉय करना भी एक बड़ी मज़े की बात है, लेकिन सनी डेज़ की अपनी ही बात है, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल मामूल पे होती है। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज बड़ा अच्छा ब्राइट रोशन चमकदार निकलेगा और इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक खूबसूरत मंजर होगा। अब देखें, इसको हम अगेन बेटे उसी तरीके को लेके चलेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। सपोज क्या सेंटेंस बनाते हैं? आफ्टर द रेन हैज़ स्टॉप्ड, या आफ्टर द रेन स्टॉप्स देयर विल बी the sunshine, the sun will appear again and it will spread its light all around, all the things will fill with its light and I hope that it will be a bright day. और उसके बाद वो क्या कहता है कि the sunshine will spread everywhere, it will make the whole atmosphere lovely and bright. और फिर वो जो छोटे छोटे गोल बेनूर कतरे थे ना, द राउंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल बिगन टू शाइन इन द ब्राइट रेज ऑफ सनशाइन। द पोएट सेज दैट द सनशाइन विल इल्यूमिनेट, सूरज की रोशनी रोशन कर देगी, चमकदार कर देगी एवरीथिंग, हर चीज़ को, विद दैट्स ब्रिलियंस एंड ब्राइटनेस। ठीक है, वंस अगेन द मैसेज इज द सेम, नेचर इज इक्वल टू ऑल, और सॉरी द नेचर इज़ इक्वल फॉर ऑल। और नेचर जब आती है किसी भी फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, धूप की फॉर्म में, फ्लड की फॉर्म में, तो ये सब के लिए एक जैसी होती है। अब जब रेनी डे है तो पोइट सपोज कर रहा है कि दोबारा से सनी डे होगा और मैं उसी तरह से हर तरह सूरज की रोशनी फैल जाएगी एंड आई विल एंजॉय द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इसमें एक और भी आप पॉइंट नोटिस करें कि पहले स्टेंजा में ही फील्स मच प्लेजर टू एंजॉय द रेन ड्रॉप्स, देयर पिटर पैटर टिप 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 टिप, एंड ही सेज दैट इट इज़ रियली वेरी लवली टू लिसन टू दैट। बट इन द सेकेंड स्टेंजा, बिकॉज यू नो दैट इट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन दैट ही इज़ रियली फेड अप ऑफ द मोनोटनी, यकसानियत से वो एकदम से घबरा जाता है, फेड अप हो जाता है। तो अगर वो पहले स्टेंजा में वो हमें बताता है कि ही विल एंजॉय, ही इज़ एंजॉइंग द रेनी डे, और इन द नेक्स्ट स्टेंजा ही होप्स दैट देयर सून इंशाल्लाह देयर विल बी द सनशाइन एंड आई एंजॉय द ब्राइटनेस ऑफ द सन। तो बेटे यहाँ पे हमारी पोइम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दोबारा से आपको रिकलेक्ट करवा देती हूँ कि इसमें आपने आरटीसी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 4/2 इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन आंसर्स, आरटीसी और सिनोनिम्स जो हैं वो जो 10 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है उसमें होंगे। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू सून।